So students, welcome to AI Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th accounts chapter number 10 special purpose book first. आज की क्लास की वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर कई सारी ट्रांजेक्शन हमें नई सीखने को मिलेंगी। सो इसको देखते हैं। देखिए 2023 का इसके अंदर यह चल रहा है हमारा, तो ये दोनों तरफ हम मेंटेन कर देंगे। 2023 इधर और 2023 इधर, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट की ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ये अप्रैल फर्स्ट यहाँ लिख देंगे एंड देन आफ्टर अप्रैल फर्स्ट हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर आ रहा है तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, है ना। बैलेंस बीडी, अब इसमें बताया जा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी कि कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपए है। अब बैंक का भी दे रखा है बट बता रखा है कि बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट लिए रखा है, यानी कि हमारे बैंक में पैसे नहीं थे तब भी हमने बैंक से वो पैसे ले लिए, तो हमारी लाइबिलिटी है। बट लाइबिलिटी है तो हम उसको क्रेडिट साइड के अंदर तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, बट उसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी की नेम से रिकॉर्ड करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है। बाय बैलेंस सीडी 5 लाख का अमाउंट है, यहाँ लिख दीजिए 5 लाख, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को मूव करते हैं। सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड हुए हैं, इनकम है हमारी टू सेल अकाउंट, ठीक है। गुड्स सोल्ड कितने के हुए, 3,48,000 रुपए की। सो यहाँ मेंटेन कर दीजिए 3,48,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू द सेम डे, यानी कि गुड्स जो सोल्ड हुए हैं वो चेक के अधीन हुए हैं, चेक में, और अमाउंट जो है वो हम सेम डे पे पे कर रहे हैं बैंक के अंदर, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना है, 3,36,000 रुपए, तो 3,36,000 रुपए यहाँ लिख दीजिए। और इसकी डेट है हमारे पास 3 अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, यानी कि इसमें बता रखा है हमने गुड्स सोल्ड करे हैं रीमा को और उसकी पेमेंट कैसी हो रही, रिसीव्ड हमें चेक में हो रही। तो कभी ऐसी ट्रांजेक्शन जब हमारे पास आ जाती है जिसके अंदर फुल एंड फाइनल ये नहीं लिखा रहता कि हमें आज पैसे रिसीव हो गए हैं या फिर इस दिन हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे, तो हमें कुछ ट्रांजेक्शन नीचे पढ़ लेना होता है क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हो कि ये पैसा इस दिन रिसीव्ड हो रहा है या फिर इस दिन हम दे रहे हैं, तब उस तारीख में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा टू चेक्स इन हैंड की नीड से, अदरवाइज इस ट्रांजेक्शन को भी जनरल एंट्री के अंदर लिखेंगे हम। तो अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन ना मिले नीचे पढ़ने पे, कई सारी ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद, तो हम उसी ट्रांजेक्शन को अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेल अभी की अभी हुई है। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ पहले वाला केस अप्लाई किया गया है, यानी कि बता तो रखा है कि सोल्ड तो हमने कर दी रीमा को चेक के थ्रू, बट पैसे भी रिसीव नहीं हुए थे। तो मैंने कुछ ट्रांजेक्शन नीचे पढ़ा तो उसमें बता रखा है कि हमें कुछ तारीख यानी 6 अप्रैल को रिसीव हो रहे हैं, इससे पहले तो हम 6 अप्रैल को इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो अभी इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं हम। राम पेड बाय चेक, यानी राम हमें कोई चेक दे रहा है टू राम अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए दे रहा है राम हमको, 78,000 रुपए, 78,000 रुपए यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब देखो उसमें लिखा है राम पेड बाय चेक एंड नीचे लिखा है डिस्काउंट अलाउड। अब हमें फुल एंड फाइन नहीं बता रखा है कि राम ने इतने पेड किए पैसे 78,000 रुपए, तो इसका मतलब डिस्काउंट इसमें से ऑलरेडी माइनस है, तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर भी बता रखा होता कि डिस्काउंट इतना है और उससे आने इतने हैं, अभी आए नहीं है, तब हम उसके अंदर माइनस करते हैं क्योंकि उसके अंदर वो इंक्लूड होता अमाउंट, अभी वो माइनस हो चुका है क्योंकि हमें पेड अमाउंट बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो 6 अप्रैल की दोबारा से। अब उसमें क्या बता रखा है कि रीमा चेक डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि जो रीमा की हमने भी सेल की ट्रांजेक्शन पढ़ी थी उसका पैसा अब रिसीव्ड हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब एक दो दिन बाद कोई चेक हमें रिसीव्ड होता है तो उसे किस नेम से कंसिडर करते हैं, टू चेक्स इन हैंड के नेम से। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, ठीक है। टू चेक्स इन हैंड अकाउंट डाल दिया। तो रीमा की ट्रांजेक्शन कितने की थी हमारे पास, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का अमाउंट ना लिख दो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोथ गुड्स फ्रॉम राहुल पेड इन बाय चेक, यानी गुड्स परचेज किए जा रहे हैं राहुल से, और बट राहुल जो इसके अंदर नाम आ रहा है हमारे क्रेडिटर का, उसमें हम पैसे भी दे रहे हैं, तो ये हमारी कैश की ट्रांजेक्शन ही होती है ना। तो यहाँ लिख दीजिए बाय परचेज अकाउंट डाला हमने, और इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 44,800, ये यहाँ लिख दिया हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सैलरी इज पेड टू स्टाफ बाय चेक, ये भी 7 अप्रैल को दे रखी है हमने, बाय सैलरी अकाउंट। कितने रुपए की सैलरी दे रहे हैं हम स्टाफ को, 2,20,000 रुपए की, 2,20,000 रुपए यहाँ रख दो।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, कुछ नहीं बताते हैं तो क्या करते हैं, बिजनेस से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन को माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, बैंक से, बैंक उसमें रखा डिपॉजिट, बैंक के अंदर पैसे डाले जाए, तो पहले हम कैश निकालेंगे, किसके लिए निकाल रहे हैं, बैंक के लिए निकाल रहे हैं। बाय बैंक अकाउंट डाला हमने और इसको काउंटर एंट्री कंसीडर करेंगे। अब ये जो पैसा आएगा वो हम यहाँ डिपॉजिट कर देंगे बैंक के अंदर, ठीक है। ओ सॉरी, टू कैश अकाउंट और काउंटर एंट्री यहाँ डालते हैं। नेक्स्ट इनके अमाउंट पढ़ते हैं और डेट देखते हैं कि कब की है। डिपॉजिट इन बैंक 10 अप्रैल और 3 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है। तो 3 लाख रुपए यहाँ से निकाले, 10 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है और 3 लाख रुपए जो है वो बैंक के अंदर दे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी रिसीव द चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू द बैंक, यानी कोई चेक रिसीव हो रहा है सुरेश से और हम उस चेक को हाथों हाथ पेड कर रहे हैं बैंक के अंदर। तो यहाँ लिख दीजिए टू सुरेश अकाउंट, ये डाला हमने और इसका अमाउंट कितना है, 1,28,500। तो ये यहाँ लिख दीजिए 1,28,500, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। देखिए अब इसके अंदर ही बता रखा है कि डिस्काउंट अलाउड, तो मैंने आपको बताया कि जब हमें रिसीव या फिर पेबल का अमाउंट फुल एंड फाइनल गिवन होता है, लिखा भी रहता है कि ये अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, पेड कर रहे हैं, तो उसमें डिस्काउंट माइनस है, उसके हम इसके अंदर कहीं नोट करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन रहा है वो देखते हैं। देखिए इसमें बता रखा है कि रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 1,95,000, यानी कोई हमारा डेटर है आर कुमार, अब उससे हमें चेक रिसीव होने थे 1,95,000, बट उससे रिसीव कितने हो रहे हैं, 1,87,500। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कैश बुक प्रीपेड करते हैं तो उसके अंदर सेटलमेंट का कोई अकाउंट नहीं बनाते, ना ही उसको ट्रीट किया जाता, हम सिर्फ और सिर्फ वो लिखते हैं जो कि हमें रिसीव हो रहा हो। तो हम 1,87,500 को ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ लिख दीजिए टू आर कुमार अकाउंट 1,87,500, डेट कितनी दे रखी है इसकी, 15 अप्रैल की दे रखी है। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। पेड वेजेस इन कैश 18 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। बाय वेजेस अकाउंट, इसका अमाउंट मेरे ख्याल 30,000 रुपए है। पेड वेजेस, यस 30,000 का अमाउंट है इसका, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। देखिए आप बता रखा है बैंक चार्जेस, यानी बैंक चार्जेस कटे हैं तो जाहिर सी बात है बैंक से ही कटे होंगे, ये लिख दीजिए बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, कितने रुपए कटे बैंक चार्जेस का अकाउंट, 5,000 रुपए का, ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसके अंदर कुछ नहीं बता रखा तो क्या करेंगे, बिजनेस से संबंधित ट्रांजेक्शन को मानेंगे। तो बैंक से विड्रॉ की जा रही थी इसमें, तो किसके लिए कर रहे हैं हम, कैश के लिए, बाय कैश अकाउंट। अब 22 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे हमारे, माँ कैश था यहाँ, बैंक से आ रहे हैं भाई, बाय बैंक अकाउंट, ये यहाँ अमाउंट आ जाएगा। अब इसका अमाउंट देखते हैं, 5,000 के बाद 1,00,000 का अमाउंट है, बैंक से निकाल लो 1,00,000 और यहाँ ले आओ 1,00,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग है हमारी, बाय ड्राइंग अकाउंट 1,20,000 रुपए की ड्राइंग, यहाँ लिख दीजिए 1,20,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है, चेक से दिया जा रहा है कितने रुपए का, 31,500 का, 31,500 पे यहाँ लिख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी इशूड अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस ऑफ गुरमन, यानी कि कोई इशूड किया जा रहा है चेक सुधा को, अब वो किस चीज से किया जा रहा है, गुरमन ने कोई हाउस परचेज किया होगा, तो बेसिकली पैसा तो जाएगा, तो यहाँ कर देंगे हम बाय सुधा अकाउंट, ठीक है। बाय सुधा अकाउंट डाला हमने, इसका अमाउंट कितना है, 2,00,000 रुपए का, 2,00,000 रुपए वही बैंक से दिए जा रहे हैं तो यहाँ बैंक कॉलम में डाल दिया हमने 2,00,000 रुपए, ठीक है। 2,00,000 रुपए का अमाउंट यहाँ डाला। अब नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन होगी हमारी बैंक कलेक्टिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही है किसके लिए, कोई हमारी इन्वेस्टमेंट है इसलिए, तो इनकम हो रही है हमारी, जाहिर सी बात है।
तो 30 अप्रैल की ट्रांजेक्शन को यहाँ लिख दीजिए आप कि टू बैंक अकाउंट या फिर इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट डाला मैंने 15,000 रुपए का, बैंक से लिया है तो बैंक में ही आ रहे होंगे जाहिर सी बात, ये आ रहे हैं, ठीक है। तो सारी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब काम जो रह गया है वो रह गया इनकी बैलेंसिंग का। तो अब हम इनको बैलेंस कर लेंगे। 15,000 अकाउंट थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये ठीक है। अब इनको सम करके देखते हैं, सम करने के बाद कितना अमाउंट बचेगा हमारे पास। तो इनको सम करें तो 5,48,000 रुपए का तो अमाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा। हाँ, 5,48,000 रुपए यहाँ आ गए, तो यही हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, 5,48,000 रुपये। अब ये वाला अमाउंट माइनस कर दो इसके अंदर से। ये वाला अमाउंट है 3,30,000 रुपये। 3,30,000 5,48,000 रुपये में से जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 2,18,000 रुपये। और हमारा आंसर कितना है? यस, ये 2,18,000 रुपये का ही आंसर है हमारा। तो ये 2,18,000 रुपये यहाँ लिख दीजिए। अब बारी आई किसकी? बैंक कॉलम की। इसका अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास? देखिए, अब हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा था, तो जब भी हमारा जिस साइड से बिजनेस स्टार्ट होता है वो अमाउंट ज्यादातर ज्यादा बैठता है, तो इसका इधर की साइड का अमाउंट हमारा ज्यादा बैठेगा। एक बार फिर भी सम कर देते हैं। तो सम करने पर हमारा अमाउंट आएगा 12,21,300। तो 12,21,300 को यहाँ लिखते हैं। अब 12,21,300 अमाउंट ज्यादा है वो यहाँ लिखो। अभी हाई बैलेंसिंग होगी हमारी, टू बैलेंस शीट। अब 12,21,000 रुपए का 21,300 अमाउंट यहाँ आ गया। अब डेबिट साइड का जो अमाउंट है हमारा वो कितना है? 11,45,000 रुपये। तो या 12 लाख रुपए में से 12,21,300 में से 11,45,000 रुपये जो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो कितने का बन जाएगा? 76,300 रुपये का अमाउंट। यस, तो 76,300 का अमाउंट यहाँ बन जाएगा हमारा। आंसर चेक करते हैं कितना है बैंक का। यस, यही अमाउंट है 76,300 रुपये। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, डेबिट साइड भी ये भी हमारा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। ये हमारी क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये वाला, और ये वाला जो है वो कैश वाला बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आप किसी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस ट्रांजेक्शन को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैंने हर एक ट्रांजेक्शन को एक ब्रीफ की एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के साथ ही समझाया है। तो आज की क्लास पे इतना ही। बेसिकली हमारे यहाँ संडे की क्लास थी, एक्स्ट्रा क्लास थी, तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को क्यों ना फिनिश करवा दिया जाए। मैंने पैटी कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस पढ़े तो वो काफी इजी है, वो आप घर पे खुद ट्राई कीजिएगा। अब मंडे की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक। फर्स्ट होगा वो ही हमारी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मंडे क्लास में।